आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर, जो कि है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी बनावट अंदर से कैसी है। जैसा कि आपको पता है कि सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि जो जीवन को संभव बनाते हैं वो कारक पृथ्वी पर मौजूद हैं, जैसे कि जल, वायु। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। सौरमंडल में और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो जहाँ पर वायु या फिर जल है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग, उसके अंदर क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने अपने घरों में ना प्याज देखा होगा, तो प्याज आपने नोटिस किया होगा कि जो प्याज होता है वो कई परतों से बना हुआ होता है। तो ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है ना, वो भी कई परतों से बनी है। हमारी पृथ्वी के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे आपने बॉयल एग देखा होगा, इस बॉयल एग में भी आप नोटिस करेंगे कि 3 भाग होते हैं। एक आपका जो बाहर का शेल होता है, कवर होता है वो, फिर दूसरा जो है वो आपका सफ़ेद वाला हिस्सा आप देखेंगे, और एक अंदर पीला वाला हिस्सा भी आपको बॉयल एग में दिखाई देता होगा। तो वैसे ही जो हमारी पृथ्वी है उसके भी 3 मुख्य भाग होते हैं। अब इन भागों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार आपने देख लिया है, तो कुछ गोल सा होता है हमारी पृथ्वी का आकार। तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो सबसे ऊपरी परत है इसको हम बोलते हैं परपटी, इसको बोला जाता है परपटी। और अगर बाकी जो परतें हैं उसकी तुलना में ये जो परत होती है ये सबसे पतली परत होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम महाद्वीप में इसकी मोटाई को देखें तो ये लगभग 35 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है यहाँ पर। और ऐसे ही महासागर वाले हिस्से में आप देखेंगे तो इसकी जो मोटाई होगी वो केवल 5 किलोमीटर की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 अलग अलग जगहों पर जो हमारी परपटी है उसकी जो मोटाई है वो अलग अलग है। पृथ्वी की बनावट में अगर आप इस पिक्चर को फिर से देखिए, ये वाला पिक्चर, तो पृथ्वी की बनावट में इसके जो सबसे अंदर का भाग होता है इसको बोला जाता है आंतरिक क्रोड। फिर हम थोड़ा सा बाहर आएंगे तो इस वाले हिस्से को बोला जाता है बाह्य क्रोड। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, तो वो वाला हिस्सा होता है बाह्य क्रोड। इसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो ये येलो वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है मेंटल। और जो ये आगे हल्का येलो यहाँ पे आपको हिस्सा दिख रहा होगा तो इसको बोला जाता है क्रोड मेंटल सीमा। और सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है स्थल मंडल। और इसी स्थल मंडल पर हम लोग सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं, खेल के मैदान भी यहीं पर होते हैं, और जो खेत हमारे घरों में मतलब हमें दिखाई देते हैं वो भी इसी स्थल मंडल वाले हिस्से में हमको दिखाई देंगे। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 2 तरह की परपटी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। एक है महाद्वीपीय परपटी और दूसरी है महासागरीय परपटी। अब जो परपटी महासागरों के नीचे हमें दिखाई देती है, आप महासागर देख रहे हैं और यहाँ पे महाद्वीप भी आप देख रहे होंगे, तो जो भी परपटी हमें महासागरों के नीचे दिखाई देती है उसको बोला जाता है महासागरीय परपटी। उसी तरह से जो परपटी आपको महाद्वीपों के नीचे दिखाई देगी तो उसे बोला जाता है महाद्वीपीय परपटी। और जैसे कि आपको इससे पहले वाली पिक्चर में बताया था कि जो महासागरीय परपटी होती है उसकी मोटाई कम होती है, इसकी मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर तक की होती है। जबकि अगर हम महाद्वीपों की परपटी की बात करते हैं तो इनकी जो मोटाई होती है, आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं, वो करीब होती है 35 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का आप हिस्सा देखेंगे काफ़ी मोटा है। और वैसे ही महासागरीय परपटी में आप देखेंगे कि बहुत कम है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो आगे पिक्चर है उसमें हम जानते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है, जो महाद्वीपीय संहति है, वो उसका जो आंतरिक भाग है उसमें कौन कौन से खनिज हमें देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले महाद्वीपीय संहति अगर हम देखते हैं तो ये जो पर्पटी हमें दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं Cl। Cl इसे बोला जाता है। C से सिलिका होता है, सिलिका खनिज है, और ऐसे ही L, Al, ठीक है, तो इसे L बोला जाता है। L का मतलब होता है एल्यूमिना। तो ये जो सबसे ऊपरी जो परत हमें दिखाई देती है वो दो खनिजों से मिलकर बनती है, एक होता है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिना। दूसरी है महासागरीय जो पर्पटी होती है, इसका जो मुख्य भाग होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है और इसे बोला जाता है सीमे। सीमे का मतलब इंग्लिश में उसे सीमा ही बोला जाता है और हिंदी में से हम सीमे बोलते हैं। सी से होता है सिलिका और मै से होता है मैग्नीशियम, और इसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है मेंटल। तो ये जो मेंटल होता है ये करीब 2900 किलोमीटर होता है, 2900 किलोमीटर वाला हिस्सा ये होता है, और इसकी जो सबसे आंतरिक जो परत होती है वो इसे क्रोड बोला जाता है। ये जो मेंटल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो सबसे इसका गहरा वाला जो हिस्सा है उसे बोला जाता है कोर। तो जिसकी जो लगभग अगर हम त्रिज्या की बात करें तो वो 3500 किलोमीटर की होती है, और ये जो हिस्सा है वो निफ़े का बना हुआ होता है। निफ़े यानी कि निखिल और लोहा, निखिल और लोहा से ये बना होता है, इसीलिए इसे निफ़े बोला जाता है। इसके बाद जो हमारा क्रोड वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर मतलब यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है और यहाँ पे दाब भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आगे बात करते हैं शैलों और खनिजों के बारे में। जो शैल होती हैं, जैसे हमारी जो पृथ्वी है तो इसकी जो पर्पटी होती है वो बहुत ढेर सारी जो रॉक्स होती हैं या फिर शैल होती हैं उसकी बनी हुई होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शैल हम कह किसे रहे हैं। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी की पर्पटी का हिस्सा हो उसे ही शैल बोल दिया जाता है। जो शैल होते हैं वो उनके रंग और जो उनका आकार होता है वो अलग अलग होता है, और अपने रंगों और आकार की वजह से जो शैल हैं उनको अलग अलग शैलों में रख दिया जाता है, अलग अलग प्रकार की चट्टानों में रख दिया जाता है। जो मुख्य रूप से जो शैल होती हैं या चट्टान होती हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। आग्नेय चट्टानें या फिर आग्नेय शैल, दूसरी होती है अवसादी चट्टानें या अवसादी शैल, और तीसरी होती हैं रूपांतरित चट्टानें या फिर रूपांतरित शैल। फिर आगे सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय शैल के बारे में। जो आग्नेय शैल होती हैं इनको हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। तो ये जो आग्नेय शैल होती हैं इनका निर्माण होता है ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकला होता है, जो लावा निकला होता है, जब वो यहाँ पृथ्वी में फटाफट जब वो यहाँ से ज्वालामुखी से निकलता है तो होता क्या है कि ये जो लावा है वो क्या करता है कि पृथ्वी पर स्प्रेड हो जाता है, पृथ्वी पर फैल जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है, और ये जो ठंडा हुआ लावा है वो ठोस बन जाता है। तो ठोस बनने की वजह से ये मैग्मा है जो हमें पृथ्वी में बाहर दिखाई दे रहा है। जो लावा या मैग्मा हम जैसे बोल रहे हैं वो हमें पृथ्वी में ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो ये जो पिघला हुआ जब लावा या मैग्मा जैसे हम बोल रहे हैं वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और फिर ठोस बन जाता है और पर्पटी का आकार ले लेता है। और पर्पटी पर बने इस तरह की शैलें होती हैं उनको बोला जाता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। इनको बोला जाता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। बहिर्भेदी और आग्नेय शैल का इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है बेसाल्ट का। जो यहाँ पे आप बेसाल्ट दिखाई दे रहे हैं ये सबसे ऊपर वाली जो परत है उसी से निकला हुआ है। ये जो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आग्नेय शैल होती हैं उसका निर्माण होता है ज्वालामुखी से जो निकला हुआ लावा या जो पिघला हुआ जो मैग्मा है उसके पृथ्वी की सतह पर ठोस बन जाने के कारण, ठंडा हो जाने के कारण जब वो जम जाता है वो ठोस बन जाता है और फिर ठोस बनने के बाद वो शैलों का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो बनी हुई शैल हमें यहाँ पे पृथ्वी के बाहर पे दिखाई देती हैं उन्हें बोला जाता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट की जो पत्थर होती हैं या फिर चट्टानें होती हैं वो।
तो इसकी संरचना जो होती है वो बहुत ही महीन दानों वाली होती है। फिर अगर हम दक्कन के पठार की बात करें भारत में, तो वो बेसाल्ट की जो शैलें हैं उसी से बना हुआ होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो पृथ्वी में अंदर ही कहीं जम जाता है। पृथ्वी के अंदर जब जाता है तो वहीं पर वो जम जाता है और वहीं पर शैलों का निर्माण कर देता है। और इस तरह की शैल जो पृथ्वी के अंदर ही बन जाती हैं, तो उन शैलों को बोला जाता है अंतर्भेदी आग्नेय शैल। इन सारी जो शैलें हैं जो पृथ्वी के अंदर ही बन जाती हैं मैग्मा के ठंडे होने से, उनको बोला जाता है अंतर्भेदी आग्नेय शैल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ये जो ग्रेनाइट के पत्थर हमें दिखाई देते हैं, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उन शैलों का जो पृथ्वी में ही जो ये लावा है या मैग्मा है उसके जमने से बन जाती हैं। तो अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आग्नेय शैल के कुछ एग्जाम्पल दिखाई देंगे, कुछ उदाहरण आपको दिखाई देंगे। तो आग्नेय शैलों को हम इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात कही थी, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, इसके बाद एंडीसाइट है, ग्रेबो है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे इग्नियस रॉक्स के हैं या फिर आग्नेय शैलों के हैं। आगे बात करते हैं अवसादी शैलों के बारे में। जो अवसादी शैल होती हैं उनका निर्माण होता है कि जो शैल होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकराती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें कहा जाता है अवसाद। ये छोटे छोटे जो कण हैं वो हवा से या फिर जल से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है कि ये सब जमने लगते हैं, एक के ऊपर ये परतें जैसी जमाने लगते हैं। और जमने के बाद ये कठोर हो जाते हैं और कठोर होने के बाद शैल की परत बना देते हैं, पत्थर बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो शैल होती हैं जो टूट कर बनी हैं, चटक कर बनी हैं और हवा या पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और वहाँ पे जम जाती हैं, तो इस तरह की जो शैलें होती हैं उनको बोला जाता है अवसादी शैल। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो बलुआ पत्थर है जो कि रेत के दानों से बना हुआ होता है। इसके अलावा जिप्सम है और शैल है, चूना पत्थर है। ये सारी की सारी कुछ एग्जाम्पल हैं जो अवसादी शैलों के हैं। और एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि जो इस तरह की शैल होती है यानी कि जो अवसादी शैल होती है उसमें पौधों, पेड़ पौधों के या फिर जानवरों या फिर अन्य जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके जीवाश्म भी मौजूद होते हैं। और किसी भी शैल में जीवाश्म मौजूद नहीं हैं, बल्कि जो हमारी जो अवसादी शैल हैं उनमें जीवाश्म उपलब्ध हैं। अवसादी शैल ही ऐसी शैलें हैं जिनमें जीवाश्म मौजूद हैं, अन्य किसी भी शैल में जीवाश्म नहीं होते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारी आगे की शैल जो है कायांतरित शैल। इसे बोला जाता है कायांतरित शैल। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स और हिंदी में बोला जाता है कायांतरित शैल, जो हमारी तीसरी प्रकार की मुख्य शैल मानी जाती है। जब आग्नेय शैल और अवसादी शैल होती है ना, वही कई वर्षों बाद कायांतरित जो शैलें होती हैं उसमें बदल जाती हैं। जब उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इन शैलों में, अवसादी शैलों में या फिर आग्नेय शैलों में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा ताप की वजह से, तो धीरे धीरे फिर से अपना आकार बदलने लगती हैं। और आकार बदलने पर जो आग्नेय और अवसादी शैल होती हैं वो कायांतरित में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके उदाहरण चिकनी मिट्टी जो होती है वो स्लेट में बदल जाती है और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। तो आपने देखा होगा संगमरमर भी आपने देखा होगा, स्लेट भी देखा होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं, ये कुछ आग्नेय शैल के हैं और कुछ अवसादी शैलों के हैं जो बाद में परिवर्तित होकर कायांतरित शैल बन जाती हैं। अगर हम शैल की बात कर रहे हैं तो जो शैल होती हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होती हैं। जो कठोर शैल होती हैं तो उनका उपयोग हम अलग अलग चीज़ों में भी करते हैं। तो उसका उपयोग किया जाता है, जैसे घर बनाने के लिए हम पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम खेल भी कई तरह के ऐसे होते हैं जो हम पत्थरों से खेलते हैं, जैसे कि स्टापू सुना होगा आपने, 7 पत्थर सुना होगा। मिट्टी के भी और भी कई खेल होते हैं जिनमें हम शैलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, मतलब गहने बनाने के लिए, कोई भी मूर्ति बनाने के लिए,
गार्डन जो हमारा बगीचा है उसे सजाने के लिए, रोड बनाने के लिए, कई चीज़ों के लिए हम शैलों का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो धीरे धीरे समय के साथ जो एक शैल जो होती है वो दूसरी शैल में बदल जाती है। शैलों का एक शैल से दूसरे शैल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है शैल चक्र। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको इसमें दिखाई देगा कि जो ये ज्वालामुखी है उससे क्या हो रहा है कि मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा के निकलने से क्या होता है कि जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये ठंडा होके ठोस हो जाता है, और ये क्या करता है, फिर ये आग्नेय शैल का निर्माण करता है। जब ये आग्नेय शैल जो होती है ये छोटे छोटे कणों में बट जाती है, टूट जाती है, तो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो ये अवसादी शैलों का निर्माण करती है। अवसादी शैलों का निर्माण करने के बाद क्या होता है कि ये जो अवसादी शैल होती हैं वही कई बार जो ये मैग्मा होता है और या फिर जो ये लावा होता है उसी में चली जाती हैं, क्योंकि टूटती फूटती रहती हैं, कई बार ऐसा होता है, तो ये वापस से इसी मैग्मा या लावा के अंदर चले जाते हैं। और इन्हीं अवसादी शैलों और आग्नेय शैलों से ताप और दाब के कारण शैल जो होती है वो कायांतरित बन जाती है। तो और ये जो कायांतरित शैल जो होती हैं वो फिर से टूट के पृथ्वी के अंदर चली जाती है, ठीक है। और जब ज्वालामुखी फूटता है तो ये वापस से आप देख सकते हैं कि मैग्मा निकलता है, मैग्मा से फिर से जो हमारी आग्नेय शैल हो उसका निर्माण होता है, फिर उसके बाद अवसादी शैलों का निर्माण, फिर कायांतरित शैलों का निर्माण। तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है। ये जो शैलें होती हैं वो आपस में ही ठोस बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर से किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तापमान और दाब के कारण। तो इस तरह से जो शैल चक्र है वो चलता रहता है। ये शैल जो होती हैं वो कई प्रकार के खनिजों से बनी हुई होती हैं, और जो ये खनिज होते हैं वो मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इन खनिजों के अलग अलग गुण और अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन खनिजों में से कुछ खनिज होते हैं हम उनका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस जो होती है। और इन खनिजों का हम उस चीज़ में तो उपयोग करते ही हैं, साथ में खनिजों का उपयोग औषधि के लिए, उर्वरकों के लिए भी होता है। और खनिजों का उपयोग धातु के रूप में भी होता है, जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, और भी कई धातु हैं, बहुमूल्य जो धातुएं होती हैं जैसे कि चांदी है, सोना है, ये सारी चीज़ें भी खनिजों से ही हमें प्राप्त होती हैं।